पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कप्तानों के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है। इसके हवाले से इतलात पहले से थी कि पाकिस्तान का वनडे और टेस्ट कैप्टन चेंज होने वाला है। इसके हवाले से पीसीबी का क्या मौक़िफ़ है वो इस रिपोर्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एशिया कप 2025 के स्क्वाड में तब्दीली की खबरें दोबारा गर्दिश कर रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी कारकर्दगी ट्रायंगुलर सीरीज़ में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। अगर यूएई के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इन मिलने वाले 5 मैचेस में, जिनमें से एक फ़ाइनल मैच भी मुमकिना तौर पर शामिल है, उनमें अगर ये प्लेयर्स परफॉर्म ना कर सके तो उन्हें एशिया कप 2025 के स्क्वाड से ड्रॉप भी किया जा सकता है। वो प्लेयर्स कौन से हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एशिया कप से पहले जो सबसे बड़ा मौजू है वो ये है कि कप्तानों की जो तब्दीली है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर चुका है, जिनमें टेस्ट कप्तानी भी चेंज होने जा रही है, वनडे फॉर्मेट का कैप्टन भी चेंज होने जा रहा है और सलमान अली आगा की ट्रायंगुलर सीरीज़ और एशिया कप में कारकर्दगी के ऊपर मुनसर है कि अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उन्हें वनडे फॉर्मेट का भी कैप्टन बना दिया जाएगा। ये अलग बात है कि अभी भी सलमान अली आगा की किसी भी फॉर्मेट में जो कैप्टनसी है वो खुलकर सामने नहीं आई है। यानी कि वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ज़्यादा कैप्टनसी नहीं करते हैं, पीएसएल में भी नहीं करते हैं और पाकिस्तान की जो टी20 टीम की कैप्टनसी की है उन्हें फौरी क़यादत मिली है। अपने कैरियर का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच भी एज ए वाइस कैप्टन खेला और अपने कैरियर की दूसरी सीरीज़ एज ए कैप्टन खेली थी। तो जिस रफ्तार से सलमान अली आगा को कैप्टनसी दी जा रही है तो उसके बाद वनडे फॉर्मेट की कैप्टनसी भी उन्हें जो मिलना है खारिज अज़ इम्कान नहीं है। लेकिन इसके हवाले से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैरानकुन तौर पर वजाहत ये दी है कि ना ही वनडे टीम की कप्तानी और ना ही टेस्ट टीम की कप्तानी को हटाने के हवाले से या तब्दील करने के हवाले से कोई जो तजवीज़ ज़ेर गौर है। हालांकि शान मसूद की डी कैटेगरी में मौजूदगी इस बात का इशारा कर रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शान मसूद को ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान में नहीं रख रहा और सलमान अली आगा की जो तरक्की है बी कैटेगरी में वो भी इस बात का इशारा कर रही है कि शायद उन्हें 2 फॉर्मेट की कैप्टनसी दी जा सकती है। लेकिन असल में एशिया कप से पहले सलमान अली आगा पर यह प्रेशर हटाने के लिए पीसीबी ने शायद ये वजाहत की है। लेकिन जो ज़राए हैं वो अपनी बात पर अभी भी कायम है कि कैप्टनसी के हवाले से जो प्लान है वो तैयार है, लेकिन देखना ये है कि सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी पाकिस्तान टीम नाकाम होती है खुदा ना खास्ता और एशिया कप में भी नाकाम होती है फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि सलमान अली आगा को पाकिस्तान की वनडे टीम की कैप्टनसी भी दी जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से वजाहत कर दी है, एक तरदीद जारी की है एक तरह से। अब देखना ये है कि एशिया कप के बाद क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जिस चीज़ की तरदीद आती है दर हकीकत वो तस्दीक होती है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड गो के ऐलान हो चुका है। 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ था, उसमें से 2 से 3 प्लेयर्स अभी भी मशकूक हैं जिनकी टीम में जगह के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। उनमें अहम बात तो ये है कि हम एक तो यूएई की कंडीशंस में खेल रहे हैं। अब तमाम साबिक प्लेयर्स इस हवाले से सवालात उठा रहे हैं कि बाबर आजम जैसे तजर्बाकार तरीन प्लेयर के बगैर हम एशिया कप जैसा बड़ा इवेंट कैसे खेलने जा रहे हैं। और अहम बात यह भी है कि यूएई की कंडीशंस में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो विकेट पर स्टे करना होता है। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा टीम में जो जितने भी बैटर्स हैं उनमें टेम्परामेंट की शदीद कमी है। अगर आप मोहम्मद हारिस की बैटिंग देख लें, 8 बॉल फ्री इनिंग्स उनकी एवरेज बनती है, हर 8वीं 9वीं गेंद पर वो विकेट गंवा देते हैं और बाकी जो बैट्समैन हैं उनकी कारकर्दगी के अंदर भी तसलसल नहीं है। हत्ता कि तजर्बाकार तरीन फ़खर जमान की आखिरी 10 इनिंग्स देख लें, उसमें सिर्फ एक बार वो 30 रन की हद पार कर सके हैं और उनकी जो एवरेज है और स्ट्राइक रेट है इंतहाई कम है, 111 का स्ट्राइक रेट है। तो फ़खर जमान की गो के ये तो नहीं कह सकते कि उन्हें आप टीम से ड्रॉप करेंगे अगर वो परफॉर्म करने में नाकाम हुए, लेकिन बहरहाल प्रेशर पड़ जाएगा कि अगर फ़खर जमान भी फेल होते हैं, रन्स नहीं करते हैं, तो फिर बाबर आजम की जो वापसी है उसका चांस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें एक तो शाहीन शाफरीदी हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि ये नई गेंद का शानदार बॉलर है, लेकिन आखिरी 6 मैचेस में वो सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके हैं पावर प्ले में और फ़ी विकेट के लिए उन्हें 47 से ज़्यादा रन्स देना पड़े, फ़ी ओवर 9 से ज़्यादा रन्स दे रहे हैं। तो उनकी मौजूदा कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें मोहम्मद हारिस
उनकी आखिरी जो 2 टी20 सीरीज़ हैं उसमें सिर्फ 21 रन कर सके हैं 6 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में, जिनमें उनका जो स्ट्राइक रेट है 77 है, जो कि आजकल वनडे फॉर्मेट में भी नहीं होता। और उनकी एवरेज 4.20 है और 5 बार वो सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। वैसे तो कभी भी वो डबल फिगर दाखिल नहीं कर सके, 6 उनका बेस्ट स्कोर रहा, लेकिन उसमें चूँकि नॉट आउट थे, आउट नहीं हुए थे, तो इसलिए उसको अगर ना भी काउंट किया जाए तो दीगर 5 इनिंग्स में वो सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं। तो मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा मानीखेज होगी कि वो ट्रायंगुलर सीरीज़ में कैसा परफॉर्म करते हैं। इससे पहले सन 2023 में जब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रायंगुलर सीरीज़ में मोहम्मद हारिस को मौका दिया गया था तो वो परफॉर्म करने में बुरी तरह फेल हुए थे। और वैसे भी देखा जाए, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के अलावा उनकी मौजूदा कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। न्यूजीलैंड में वो नाकाम हुए जब उनका कमबैक हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ शानदार खेली, लेकिन उसके बाद अगली 6 इनिंग्स में वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं। तो इस वजह से ये इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि अगर मोहम्मद हारिस खुदा न खास्ता ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी फेल हुए तो फिर उनकी टीम से रुखसती भी हो सकती है। इसके अलावा जो बाकी खिलाड़ी में एक फ़हीम अशरफ हैं, जिनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल निशान है। गो के अपने कैरियर की पहली टी20 इंटरनेशनल 50 उन्होंने हालिया अरसे में बनाई है, लेकिन बॉलिंग में उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आखिरी जो 9 इनिंग्स हैं उनमें सिर्फ 97 रन्स की हैं और विकटें 6 हासिल की हैं। उनकी जो बैटिंग एवरेज है 16 की है और बॉलिंग एवरेज 28 की है और बॉलिंग स्ट्राइक रेट 21 का है, यानी कि बामुश्किल एक मैच में 1 विकेट हासिल कर पाते हैं। इकनॉमी रेट 8.24 रहा है। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान है, ख़ास तौर पर जब यूए की कंडीशंस में हम खेलने जाएंगे। हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर हैं सलमान अली आगा की सूरत में, साइम अयूब की सूरत में, खुशदिल शाह की सूरत में। तो इस वजह से फ़हीम अशरफ का वैसे भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है और हमने अपने स्क्वाड में एक्स्ट्रा पेसर शामिल कर लिए हैं। सलमान मिर्ज़ा पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है, शाहीन अफरीदी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है ख़राब कारकर्दगी के बावजूद, लेकिन बाकी जो बॉलर हैं वो भी काम नहीं है। हसन अली ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं, वसीम जूनियर की वापसी हो चुकी है, फ़हीम अशरफ हैं। तो इस स्क्वाड को देखकर या इतने पेसर्स को स्क्वाड में देखकर लगता है ऐसा है कि हम यूएई के बजाय ऑस्ट्रेलिया में ये इवेंट खेलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इससे पहले आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में यही हुआ कि हर कोई रोता रहा कि इन कंडीशंस में आपको एक और स्पिनर चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर उस वक्त के जो आकिब जावेद हैं, उन्होंने सुफियान मुकीम को सिलेक्ट नहीं किया था। अब यूए की कंडीशंस में गो के सुफियान मुकीम भी हैं, अबरार अहमद भी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला दिए हैं और बैटिंग में हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं। बैटिंग में हमारे पास वही ऑप्शंस हैं जो हर मैच में खेलेंगे। अगर फेल भी होते हैं तब भी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे रिप्लेसमेंट करने के। तो इस वजह से स्क्वाड के ऊपर पहले ही तनकीद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने ये खिलाड़ी जो सिलेक्टर्स हैं, ये खिलाड़ी जो हैं स्क्वाड में बरकरार रखे हैं। लेकिन मसला ये है कि ट्रायंगुलर सीरीज़ एक तरह से ट्रायल बेस होगा इन प्लेयर्स के लिए। अगर वो इस सीरीज़ में परफॉर्म करने में बुरी तरह फेल हो गए तो एशिया कप 2025 के स्क्वाड में तब्दीली होना नागुज़ीर हो जाएगा।